हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंप्लीफाइड बेसिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम इस वीडियो में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे। ये स्टाफिंग सीरीज की वीडियो है। इसके पहले के वीडियोस में मैंने स्टाफिंग डिस्कस किया है एंड द टू एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग विच इज रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डिस्कस किया है। एंड इस वीडियो में मैं थर्ड एलिमेंट ऑफ स्टाफिंग विच इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिस्कस करूंगी। पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्स दैट इज द एम्प्लॉइज सबसे बड़ी एसेट होती है। एसेट मीन्स संपत्ति। क्यों सबसे बड़ी एसेट होती है? क्योंकि अगर एम्प्लॉइज एजुकेटेड हों, काफी स्किल्ड हो, तब वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीवमेंट को काफी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अकम्प्लिश कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की फोकस रहती है कि मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के नॉलेज को इन्हांस करे, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करे। एंड इस प्रोसेस में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, राइट? सो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बेसिकली एक एजुकेशनल टूल है जो कि एम्प्लॉइज वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं सो दैट देयर परफॉर्मेंस ऑन द वर्क इज इम्प्रूव्ड, राइट? सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बेसिकली ऐसे होते हैं जो कि जॉब रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं एक एम्प्लॉय को, एंड वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई जॉब रिलेटेड न्यू कॉन्सेप्ट्स मार्केट में है तो उसे इन्हांस करके अप टू डेट कर सकते हैं, राइट? एंड हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज काफी मोटिवेटेड रहते हैं जब उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स प्रोवाइड किया जाता है, राइट? इससे उनकी ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट काफी इम्प्रूव हो जाती है एंड जो न्यू जॉब सीकर्स रहते हैं वो भी काफी अट्रैक्ट हैं टुवर्ड्स these type of organizations which provide proper training and development to their employees. Next advantage training and development activities की क्या है कि organizations instead of hiring skilled and trained employees externally अपने organizations में ही training and development activities run करते हैं, जिससे कि internal employees की skill enhancement हो जाती है, राइट? अब स्किल एनहांसमेंट जब होती है तो जॉब पोजीशंस जहां पर कि ज्यादा स्किल्ड एंड ट्रेन्ड एम्प्लॉय की जरूरत है वहां पर इंटरनली ही पोजीशन फिल कर दिया जाता है बाय दोज वर्कर्स और एम्प्लॉइज whom the organizations provide training and development activities so that they are at par with the requirement of the position. तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की हायरिंग कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाती है। और इंटरनल हायरिंग के ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं कि जो भी एम्प्लॉय है वो ऑलरेडी अवेयर है ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर से, तो वो काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकता है न्यू रोल पे भी एज कंपेयर टू द एक्सटर्नली हायर्ड एम्प्लॉय, राइट? अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बहुत बार सिनोनिम्स की तरह यूज होता है। लाइक पीपल जनरली थिंक दैट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर सेम, बट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर टू डिफरेंट एक्टिविटीज। अब मैनेजमेंट कब एक ट्रेनिंग एक्टिविटी अपने एम्प्लॉय को देती है? जब वो ये देखती है कि उसके एम्प्लॉय के स्किल्स में कुछ कमी है, राइट? तब वो अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है सो दैट उस एम्प्लॉय में जो भी स्किल्स की कमी है अपने जॉब को करने में, जो भी नॉलेज की कमी है अपने जॉब को करने में, वो उसे पूरी कर ले और अपने जॉब को अच्छे तरीके से कंप्लीट करे। एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज क्या होती है कि एक एम्प्लॉय आज जिस पोजीशन पे है वो फ्यूचर में ग्रो करेगा, राइट? सो व्हेन एन एम्प्लॉय विल ग्रो इन फ्यूचर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, उसके चैलेंजेस बढ़ेंगे, तो वो फ्यूचर में अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपने चैलेंजेस को कैसे हैंडल करता है एंड अपने न्यू रोल को कैसे निभाता है, इन सब के लिए जब एक एम्प्लॉय को पहले से ही प्रिपेयर कराया जाता है सो दैट ही इज एबल टू हैंडल द फ्यूचर चैलेंजेस, उसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहते हैं, राइट? सो ट्रेनिंग एक्टिविटी बेसिकली होता है एक एम्प्लॉय अपने जॉब को कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी का फोकस रहता है कि एक एम्प्लॉय जब फ्यूचर में ग्रो करेगा तो फ्यूचर में अपने चैलेंजेस को कैसे वो हैंडल करे। ऑल दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, राइट? सो ट्रेनिंग एक्टिविटी बेसिकली शॉर्ट टर्म है और रिएक्टिव प्रोसेस है। रिएक्टिव प्रोसेस क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन ये फील करता है कि एम्प्लॉय की स्किल्स में कमी है या नॉलेज में कमी है जिससे कि वो अपने जॉब को अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तब उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड दी जाती है,
राइट। सो जब कमी महसूस हुई उस समय ट्रेनिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड किया गया, इसलिए इसे रिएक्टिव प्रोसेस कहते हैं। एंड द जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग इज ऑफन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय टू एंश्योर दैट दे परफॉर्म ऑन द असाइन्ड टास्क एंड कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग्स बेसिकली जॉब रिलेटेड रहती है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ये इंश्योर करता है, इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर कि एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करे, राइट। और डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑन द अदर हैंड काफी लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, राइट। लॉन्ग टर्म प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बेसिक एम है कि एक एम्प्लॉई की ओवरऑल ग्रूमिंग हो जाए, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट हो जाए, सो दैट वो अपने फ्यूचर जॉब चैलेंजेस को अच्छे से निभा सके। दैट इज व्हाई ट्रेनिंग एक्टिविटीज आर शॉर्ट टर्म एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आर लॉन्ग टर्म। तो ट्रेनिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय को वो सारी स्किल्स टीच की जाती हैं जो कि उन्हें अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरी है, राइट। और ट्रेनिंग टिपिकली फोकस करता है उन स्पेसिफिक स्किल्स को जो कि उनके परफॉर्मेंस में से डिफिशियंसी या मतलब कोई भी कमी को करेक्ट करे। मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पोजीशन वेकेंट होता है, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट रिक्रूटमेंट की जाती है, राइट। रिक्रूटेड प्रोफाइल से बेस्ट प्रोफाइल या बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है। आफ्टर सिलेक्शन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन होता है कैंडिडेट का, जहां पर कैंडिडेट या एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। एंड आफ्टर ऑल दीज थिंग्स जो सबसे जरूरी बात है इज दैट एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग फैसिलिटीज दी जाए सो दैट जो भी न्यू हायर्ड एम्प्लॉय है वो इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपने जॉब को कर सके, राइट। सो ट्रेनिंग बेसिकली एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जहां पर कि बेसिक फोकस रहता है एक एम्प्लॉय की स्किल इन्हांसमेंट पे, सो दैट एक एम्प्लॉय अपने जॉब को काफी अच्छे से परफॉर्म कर सके इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? So let's see the difference between training and development. अब हम अभी तक में काफी क्लियर हो चुके हैं कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों ही एजुकेशन प्रोसेस है, बट इनका फोकस अलग अलग है। ट्रेनिंग में बेसिक फोकस है कि एक एम्प्लॉय की स्किल, कॉम्पिटेंसी, नॉलेज की एनहांसमेंट हो जाए जो कि उसे अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए जरूरत है, राइट। वेयरएज डेवलपमेंट में ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉय पे फोकस रहता है, ठीक है। ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म होती है एंड डेवलपमेंट प्रोसेस लॉन्ग टर्म है। ट्रेनिंग की फोकस हमेशा प्रेजेंट पे रहती है, दैट इज प्रेजेंटली एक एम्प्लॉय जो रोल कर रहा है उसको वो कितने अच्छे तरीके से कर सके, उसके लिए उसे जिस नॉलेज की जरूरत है, जो स्किल एनहांस करने की जरूरत है, वो सारी चीजें ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। वेयरएज डेवलपमेंट एक्टिविटीज की फोकस हमेशा फ्यूचर में रहती है, बिकॉज यहाँ पे फोकस है कि एक एम्प्लॉय फ्यूचर चैलेंजेस को कितने अच्छे तरीके से ले सके, तो उसे फ्यूचर के लिए प्रिपेयर किया जाता है। दैट इज वाई डेवलपमेंट एक्टिविटीज की फोकस हमेशा फ्यूचर पे रहती है। ट्रेनिंग जॉब ओरिएंटेड है एंड डेवलपमेंट इज करियर ओरिएंटेड, ओके। ट्रेनिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि एक एम्प्लॉय कैसे अपनी वर्क परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, ओके। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट इज टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर चैलेंजेस। एक एम्प्लॉय फ्यूचर चैलेंजेस को कितने अच्छे से ले सकता है, उसके लिए जब उसे प्रिपेयर कराया जाता है तो उसे डेवलपमेंट एक्टिविटीज कहते हैं। अब ट्रेनिंग में मेनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट अ टाइम रह सकते हैं, बिकॉज अगर ये देखा गया कि किसी एक डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय जो कि सिमिलर टाइप ऑफ जॉब कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्किल लैक कर रहे हैं, या मार्केट में कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी आई है जिसकी जानकारी उन्हें होनी चाहिए सो दैट दे कैन डू देयर वर्क प्रॉपर्ली, तब वहां पर उन सारे लोगों को एक साथ उस पर्टिकुलर चीज की नॉलेज दी जाती है जिसे ग्रुप ट्रेनिंग कहते हैं। बट डेवलपमेंट में ऐसा नहीं होता है। डेवलपमेंट में एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय पर फोकस रहता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वन या फ्यू एम्प्लॉय को एक साथ एक जैसी डेवलपमेंट एक्टिविटी होती है उनकी, ओके। अब ट्रेनिंग प्रोसेस स्टार्ट्स विद ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट। उसके बाद एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स होता है। जब ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश हो जाती है तब ट्रेनिंग मेथड सेलेक्ट किया जाता है। आफ्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, फिर evaluation of the program and finally feedback।
लेट्स स्टार्ट विद आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। ट्रेनिंग की ज़रूरत कब होती है? जब कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है या कोई जॉब प्रोफाइल है, उसके लिए पहले से ही स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस सेट रहते हैं। अब अगर कोई एम्प्लॉय उस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम परफॉर्म कर रहा है, दैट इज उस एम्प्लॉय की एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है, तब उसके लिए ट्रेनिंग नीड की जरूरत होती है। दैट इज, लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये डिसाइड किया गया है एक वर्कर के लिए कि उसे एक दिन में 10 यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है और वो एक्चुअली 5 यूनिट या 6 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तब ये देखा जाएगा कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तो 10 यूनिट सेट है एंड एक्चुअली ही इज परफॉर्मिंग बिलो द स्टैंडर्ड, राइट। इसका मतलब वो अपने जॉब को प्रॉपरली नहीं कर रहा है। अगर कोई अपनी जॉब को प्रॉपरली नहीं कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास उस जॉब को करने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत है, जो नॉलेज की ज़रूरत है, वो कम है। इसीलिए यहाँ पर जब स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय में डिफरेंस आ जाता है, तब ऑर्गेनाइजेशन ये फील करती है कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, जिससे कि वो अपनी जॉब को अच्छे तरीके से समझे, उसे अच्छे तरीके से करे और जो भी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट है उसके क्लोज लाए या अप टू द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस परफॉर्म करे, राइट। इसीलिए कहते हैं कि ट्रेनिंग में बेसिकली उस गैप को ब्रिज किया जाता है। कौन से गैप को? जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में आ जाता है, राइट। तो एग्जाम्पल में हमने देखा था कि अगर स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ वर्कर इज 10 यूनिट्स अ डे, ठीक है, और वो सिर्फ 6 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे गैप कितना है? 4 यूनिट्स पर डे का। तो इस 4 यूनिट्स पर डे के गैप को ब्रिज करने के लिए, दैट इज कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ट्रेनिंग नीड्स की जरूरत होती है, राइट। सो दिस गैप अंडरलाइंस द नीड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉय। तो इस पहले स्टेप में इस गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है, खोजा जाता है कि इस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है। जब ये देखा गया कि एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की जरूरत है क्योंकि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो सेट परफॉर्मेंस है, दैट इज स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उससे कम है, देन सेकंड स्टेप ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस इज टू एस्टैब्लिश ऑब्जेक्टिव। व्हेन एक एम्प्लॉय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बराबर परफॉर्म नहीं कर रहा है, दैट इज उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कम है, तो इसके काफी सारे रीजंस होते हैं। एंड अब सेकंड स्टेप में इन्हीं रीजंस को फाइंड करना है और फिर उसके बेसिस पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की ऑब्जेक्टिव डिसाइड करनी है, राइट। सो द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव जो कि एक कंपनी सेट कर सकती है बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर टू इम्पार्ट स्किल्स। इम्पार्ट स्किल अंडर दिस ऑब्जेक्टिव एक एम्प्लॉय को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके चलते उसकी नॉलेज टू ऑपरेट द इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज इनहैंस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक एम है कि वो अपनी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करे। अगर एक एम्प्लॉय अपनी जॉब को इसलिए नहीं अच्छे से कर रहा है बिकॉज ही डजंट नो हाउ टू प्रॉपरली ऑपरेट द इक्विपमेंट, तब ऐसे एम्प्लॉयज को स्किल इम्पार्टेशन ट्रेनिंग्स दी जाएगी, ठीक है, राइट। अब सेकंड ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट। यहाँ पर बेसिक फोकस होगा कि एम्प्लॉय की थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इनहैंस हो जाए, राइट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट which is related to his job और उसे काम करने का तरीका पता चल जाए। So based on the training needs ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है, कभी स्किल इन्हांसमेंट के लिए, कभी एक एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए, कभी टू इंक्रीज द नॉलेज, ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर बेसिक फोकस या बेसिक गोल ये है कि एम्प्लॉय के बिहेवियर को, कंडक्ट को रेगुलेट किया जाए। और कभी कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इनहैंस करने के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। सो दीज आर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। इन दिस स्टेप एक बेसिक ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया जाता है बेस्ड ऑन विच ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉय को। The third step is selecting the training method. बहुत different types of training methods होते हैं। On the job training method, off the job training method. On the job training means जब एक employee work कर रहा है तो work area में काम करते करते ही उसे train किया जाए and practical knowledge दी जाए। Off the job training means training ऐसे जगह पर दी जाए जो कि उसके work station या work space से दूर हो, right? So
ऑन द जॉब ट्रेनिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग नीड्स, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव्स, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स सिलेक्ट किए जाते हैं किसी भी एम्प्लॉय के लिए, राइट। अब ट्रेनिंग मेथड सिलेक्ट करने के बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। इम्प्लीमेंट मीन्स प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है एक एम्प्लॉय को, राइट, कि इस एम्प्लॉय की ये ट्रेनिंग नीड्स है, बेस्ड ऑन दैट एक ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश किया गया और उसके बेसिस पे ये डिसाइड किया गया कि चलो इस एम्प्लॉय की ये रिक्वायरमेंट है तो इसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाए रादर देन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, और उसे फिर 4th स्टेप में इम्प्लीमेंट किया जाता है, राइट। दैट इज बेसिकली वहां पर 4th स्टेप में एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट वो अपने काम को अच्छे तरीके से कर सके। अब सेकेंड लास्ट स्टेप इज टू इवेलुएट द ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब इस स्टेप के पहले ट्रेनिंग दी जा चुकी है, अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जब ट्रेनिंग दी गई है तो वो इफेक्टिव हुई कि नहीं। अब इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग डिपेंड्स ऑन हाउ फार एक एम्प्लॉय उन कमी को पूरी कर सका, इसके चलते वो अपने जॉब को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा था। सो इवैल्यूएशन ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम में बेसिक फोकस रहेगा कि क्या वो एम्प्लॉय स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के गैप को ब्रिज कर सका या नहीं। दैट इज, क्या वो एम्प्लॉय एक्चुअल परफॉर्मेंस से अपने परफॉर्मेंस को इनहैंस या इंक्रीज कर सका कि नहीं आफ्टर receiving the training program. And the last step is feedback. यहाँ पर एक feedback mechanism create किया जाता है to identify the weak areas in the training program, right? If ये find किया गया कि employee even after receiving the training is not able to perform up to the level of expectation, तो इसका ये मतलब है कि पूरे training program में कहीं ना कहीं problem है। तो last step में ये देखा जाएगा कि भाई training program में कहाँ flaw है, क्या flaws रहे, राइट, क्या प्रॉब्लम्स रही जिसके चलते कि ट्रेनिंग प्रोग्राम इफेक्टिव नहीं हुई, एंड उन वीक एरियाज को फाइंड करके वहां पर इम्प्रूवमेंट की जाती है। सो ये कंप्लीट ट्रेनिंग प्रोसेस है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज काफी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं अपनी मशीन्स को, मटेरियल को, मनी को। अब हमें पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज या उसके एम्प्लॉयज सबसे इम्पोर्टेंट एसेट हैं कि वही ह्यूमन रिसोर्सेज मशीन, मटेरियल, मनी को कंट्रोल करता है, दैट इज इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सकता है। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की सबसे इम्पोर्टेंट एसेट सबसे मजबूत हो, दैट इज द एम्प्लॉयज आर वेरी ट्रेन्ड एंड डेवलप, तो वो काफी अच्छे तरीके से मशीन, मटेरियल, मनी को मैनेज कर सकता है, जिसके चलते ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटर्स से। और सेकेंड इंपॉर्टेंस ये है कि ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड एम्प्लॉय काफी लेस वेस्टेज करते हैं रिसोर्सेज और टाइम की। किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर स्किल्ड एंड ट्रेन्ड है तो वो ऑब्वियसली काफी अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर देगा एंड वेस्टेजेस कम करेगा। वो लर्निंग टाइम, ग्रास्पिंग स्किल्स काफी कम रहेगी, जिसके चलते वो अपने काम को काफी अच्छे तरीके से करेगा, एंड ऑल दिस विल बी वेरी एडवांटेजेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से कोई भी एम्प्लॉय अपने काम को काफी अच्छे तरीके से एंड अप टू डेट तरीके से करना सीखता है, जिसके चलते कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपने कॉम्पिटिटर्स से हमेशा आगे रहता है, वो मार्केट में सरवाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। ओके, देन अगर एम्प्लॉयज ट्रेन्ड एंड डेवलप्ड हैं तो उनकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी होगी परफॉर्मेंसेस में, रिडक्शन काफ़ी होगा एम्प्लॉयज टर्नओवर एंड एब्सेंटिज्म में। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन्ड एंड अप टू डेट रखता है, डेवलप्ड रखता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज काफ़ी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज होंगे, जिसके चलते कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके एम्प्लॉयज काफ़ी मोटिवेटेड रहेंगे, इसलिए एम्प्लॉयज काफ़ी कम ऑर्गेनाइजेशन छोड़ करके जाएंगे, राइट। सो ऑल दीज थिंग्स आर इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती है तो वहाँ पर एक काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड बन जाता है एम्प्लॉयज में टुवर्ड्स देयर वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जब रेगुलर इंटरवल पे जब भी रिक्वायरमेंट हो एक एम्प्लॉयज को दी जाती है, तब वो एम्प्लॉय टुवर्ड्स द वर्क काफ़ी डेडिकेटेड रहता है, उसे काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है उसमें, और वो किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडाप्ट होने के लिए रेडी रहता है।
right? These were the importances of training and development for an organization. अब importance of training and development for the employee. जब एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जाती है तो इसलिए वो अपने काम को तो काफ़ी अच्छे तरीके से करना सीख ही जाता है, बट उसके साथ साथ उसके रिज्यूमे में एक एडेड स्टार आ जाता है कि उसने काम करते करते एक न्यू स्किल सीख ली, राइट? तो ये एक एम्प्लॉय के लिए काफ़ी एडवांटेजेस हो जाता है. अब सेकेंडली, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एक मोटिवेशन होता है एम्प्लॉय के लिए. क्यों? बिकॉज जब एक एम्प्लॉय अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में उसे काफ़ी इम्पोर्टेंस फील होती है अपनी. He feels that he is contributing to the organization success, right? उसके अच्छे परफॉर्मेंस के चलते उसे इंसेंटिव भी मिलती है. सो यहाँ पर डबल एडवांटेज है एम्प्लॉयज़ के लिए. एक तो वो काफ़ी मोटिवेटेड रहता है जिससे कि वो काफ़ी अच्छी तरीके से अपने वर्क को कर सकता है, एंड सेकेंडली मॉनिटरी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंसेंटिव्स भी मिलती है उसे. थर्ड पॉइंट इज, जब एक एम्प्लॉय ट्रेंड रहता है तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपने वर्क चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है, जिसके चलते वर्क लाइफ बैलेंस करने में उसे काफ़ी एडवांटेज मिलता है. अब ट्रेनिंग से ये हो जाता है कि एक वर्कर या एम्प्लॉय काफ़ी अच्छे तरीके से अपने जॉब को कर सकता है, जिसके चलते वो अपने मशीन्स इक्विपमेंट से काफ़ी फ्रेंडली हो जाता है. ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ जब एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड होती हैं तो वो काफ़ी अप टू डेट रहते हैं. वो किसी भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो उन्हें उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है. प्रॉपर डेवलपमेंट एक्टिविटी से एक एम्प्लॉय फ्यूचर चैलेंजेस को लेने के लिए रेडी रहते हैं. सो बोथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ओवरऑल ग्रूमिंग ऑफ द एम्प्लॉय में हेल्प करते हैं. ट्रेनिंग एक्टिविटी से एक एम्प्लॉय अपने जॉब को काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकता है, एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी से एक एम्प्लॉय काफ़ी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होती है एंड ही इज रेडी टू टेक अप future challenges. So training and development activity basically results in job satisfaction and boosts the morale of the employee. So एक employee काफ़ी satisfied रहता है job में, क्योंकि हमने आगे डिस्कस किया था, बिकॉज काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है बाय परफॉर्मिंग वेल इन हिज जॉब, एंड उसे इंसेंटिव्स भी मिलती है. सो ऑल दीज थिंग्स सैटिस्फाइड एन एम्प्लॉय ऑन हिज जॉब, और उसके मोरल भी काफ़ी बूस्ट होता है बाय फीलिंग दैट ही इज contributing in organization's success, right? With this we come to the end of this topic. मैं अपने next video में training methods, that is on the job training, off the job training, and types of on the job training methods and off the job training methods discuss करूँगी. Thank you.